आज मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वित्त पेंशन विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, वित्त अंकेक्षण तथा गृह कारा एवं आपदा और ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग बजट के बाद विवाद में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपने वक्तव्य रखने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं गृह विभाग की बात करता हूं। सबसे पहले मैं राज्य सरकार को आसन के माध्यम से बधाई देता हूं और उन्होंने सभी जिला के पुलिस टीम को पेट्रोलिंग के लिए नई गाड़ियां उपलब्ध कराई। मुझे लगता है नई गाड़ी और इनकी रफ्तार से शायद वो चोरों के काफी नजदीक पहुंच पाए, जनता की समस्याएं जब सामने हो तो वहां जल्दी पहुंच पाए, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं एक मांग भी कर देता हूं। कई वर्षों से हमारे जो पुलिस के भाई हैं उनकी मांगे हैं वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, आर्मोरर भत्ता, चालक भत्ता, ध्रुव भत्ता, राइफल भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता एवं शिक्षा भत्ता। इस पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही महोदय, जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत एक नियुक्ति ली गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों को 2 साल के बाद री मेडिकल का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया गया, जो कि चिंता का विषय है। मैं इसे भी संज्ञान में देना चाहूंगा। अब मूल विषय, अध्यक्ष महोदय, जब मैं विधानसभा का सदस्य बना तो मैंने सबसे पहला एक सवाल किया था 6 मार्च 2026 को, जिसमें सरकार ने उत्तर में बताया था कि पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 23,645 पद रिक्त है। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग 23,645 पद रिक्त है। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। राज्य की विधि व्यवस्था का संचालन इनके जिम्मे होता है और इतनी भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की रिक्त पद का होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से पहले तो ये मांग करूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष में एक नई बहाली कम से कम झारखंड पुलिस की निकाली जाए, क्योंकि काफी युवा बेसब्री से इस बहाली के इंतजार में हैं। और गांव देहात में हमारे आज से 30-40 साल पहले कहावत भी थी कि गाँव गिदर दुए चीजें टाका कमे में, टणिया दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। तो टणिया में दौड़ने वाले नौजवान आज भी इस पुलिस बहाली की प्रतीक्षा में है। मैं चाहूंगा ये जो 23,000 से ज्यादा रिक्त पद हैं, इनकी भरपाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, बात करें आज अगर पुलिस विभाग के कार्यों की, उनकी वर्तमान स्थिति की, बहुत ही चिंताजनक है। आपने राजरप्पा के मंदिर में घटना को देखा। कई अवसरों पर पुलिस कर्मियों के द्वारा आम जनता के प्रति जो दुर्व्यवहार दिखता है वो भी साफ साफ झलकता है। और मैं तो पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि यदि किसी व्यक्ति के साथ समस्या होती है तो पुलिस को वहां पहुंचने में समय लगता है, लेकिन यदि रात के अंधेरे में कोई अवैध खनिज लेकर कोई वाहन जा रहा है तो वहां अगर उस गाड़ी को कोई रोक दे तो हमें लगता है पुलिस त्वरित पहुंच जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसका मूल कारण है ट्रांसफर पोस्टिंग। ये किसी से नहीं छुपा है अध्यक्ष महोदय, भले लोग कहने से डर रहे हो, लेकिन आज इस राज्य की एक कड़वी सच्चाई है ट्रांसफर पोस्टिंग। जब तक ये ट्रांसफर पोस्टिंग की व्यवस्था रहेगी अध्यक्ष महोदय, तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पुलिसकर्मी सही से और नियमित अपना कार्य करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज के नौजवान अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? किसी क्रिकेटर को। आदर्श किसे मानते हैं? किसी फिल्म के अभिनेता को। जबकि अगर झारखंड के नौजवानों अगर जिन्हें वो अपना आदर्श मानते हैं, मुझे लगता है कि 1% भी कम चांस है उनका क्रिकेटर बनने का और एक्टर बनने का, लेकिन पुलिस बनने के चांसेस, डीएसपी बनने के चांसेस, अधिकारी बनने के चांसेस 25-50% से ज्यादा है, लेकिन उनको अपना आदर्श नहीं मानते अध्यक्ष महोदय। इसलिए पुलिस की इमेज पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। मैं आसन के माध्यम से मैं अपने इस राज्य के तमाम पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी एक संदेश दूंगा कि आखिर आपने कर क्या रहे हैं? आज क्यों नौजवान आपको अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जबकि संभावना यहां पर है, नौजवान पुलिस बनेंगे, पुलिस के अधिकारी बनेंगे भविष्य में, लेकिन उनको आदर्श नहीं मान पा रहे। कारण है उनकी इमेज। और अध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब खजाना खाली होने लगा है तो रोड में वाहन की जांच शुरू कर दी जाए, जनता को परेशानी करने का कार्य आरंभ हो जाता है। महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं भी पक्षधर हूं कि जो लोग हैं वो हेलमेट पहने, वो लाइसेंस सही सलामत रखे,
इंश्योरेंस का पालन करें। लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब अब कभी जांच हो तो जिसके पास हेलमेट ना हो उसे हेलमेट दिया जाए, जिसके पास इंश्योरेंस के पेपर नहीं हो उस जगह पर जो आप फाइन ले रहे हैं उस इंश्योरेंस के पेपर तैयार किए जाए, जिनके पास जो कागज नहीं हो पहला अटेम्प्ट में पहली बार सबसे पहले उन कागजों को बनाया जाए, दूसरी बार अगर वो गलती करता है तो निसंदेह आप उसे कठोर कार्रवाई करें। मैं इसका भी पक्षधर हूं। अध्यक्ष महोदय, आप बात करते हैं खनन की। झारखंड राज्य 40% खनिज देने वाला राज्य है। इस राज्य 27% कोयला, 26.5% लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ब्रोमाइट, यूरेनियम, थोरियम, माइका जैसे 75 से 80 प्रकार के मिनरल्स इस देश को हमारा राज्य देता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। हम अगर उड़ीसा से अपनी तुलना करें, पिछले वित्तीय वर्ष में उड़ीसा जो खनन के क्षेत्र में हमसे कम प्रभाव रखता है, उसने राजस्व के रूप में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए राजस्व के रूप में प्राप्ति की, 50,000 करोड़ से ज्यादा। और अगर हम झारखंड राज्य की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो मात्र 19,000 करोड़ रुपए ही हम राजस्व की प्राप्ति कर पाए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारी जो नीतियां हैं और हमारा जो प्रबंधन का तरीका है वो कहीं ना कहीं उसमें खामियां है। अध्यक्ष महोदय, आज अगर विभिन्न अखबारों के स्रोत की माने तो लगभग कोयलांचल के क्षेत्रों में प्रतिदिन 600 करोड़ कोयला का अवैध कारोबार होता है। 600 करोड़, उसे अगर 12 से गुना करें तो 12 चक 72, यानी हमारे राज्य में जब वन टाइम जो अनुपूरक बजट आता है उस अनुपूरक बजट के बराबर इस राज्य में केवल कोयला के अवैध कारोबार से पैसा की उगाही की जाती है महोदय, जो कि इस राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है महोदय। और मैं तो आपको भी संज्ञान देना चाहूंगा, चूंकि मैं आसन से आग्रह करूंगा, चैलेंज तो कर नहीं सकता। महोदय, याद होगा लगभग 3-4 विधायकों ने यह मामला उठाया था कि कोयलांचल के क्षेत्रों में रेतों की जमीन पर जबरन ओबी डंप किया जा रहा है, जबरन उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, मुआवजा वगैरह नहीं दिया जा रहा है। आपने संज्ञान में लिया था और आसन के माध्यम से आपने एक टीम का भी गठन किया था 7 सदस्य। महोदय, क्या हुआ उस टीम का? क्या हुआ उस आपके निर्णय का? अध्यक्ष महोदय, ये कितनी दुख की बात है। यू आर द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन। आपके ऑर्डर का अनुपालन नहीं हो रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये चिंता का विषय है। तो फिर हमारा क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, आपने टीम बनाया था। जयराम जी, आपने जब आसन को इंगित किया तो मैं आपको सूचना दे दूं, इसका जांच चल रहा है और जांच के क्रम में एक दिन ऐसा भी हुआ कि तमाम पदाधिकारी को हम लोग हमारे विधानसभा सचिवालय का जो मीटिंग हॉल है उसमें भी बुलाने का काम किया और काफी डिस्कशन इस विषय पर हुआ। और फिर इन लोगों का एक्सटेंशन, इन लोग हमको एप्लीकेशन दिए कि हमको इस विषय के तह तक जाने के लिए और कुछ वक्त दिया जाए। फिर कुछ वक्त दिए हैं और वक्त के अंत में फलाफल आएगा। जैसे ही फलाफल आएगा हम सदन को सूचना दे देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, ओबी डंप का कार्य अभी भी गतिशीलता के साथ चल रहा है। आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय पर्याप्त समय था, 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। अगर आसन की बात नहीं मानी जाएगी, आपके आदेशों का अनुपालन नहीं होगा तो हम अपेक्षा कहां रखें? किनसे उम्मीदें रखें? जनता किनसे उम्मीदें रखेंगे अध्यक्ष महोदय? और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव प्रकट करना चाहता हूं। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कोयला खनन का काम किया जाता है। यदि, चूंकि ये केंद्र की पॉलिसी है, अगर राज्य सरकार और राज्य के सांसद अगर संसद भवन में, चूंकि बिहार के राज्यसभा सांसद खीरू जी इस बात को उठा चुके हैं कोयला से संबंधित, मैं चाहता हूं अगर राज्य के सांसद और राज्य सरकार अगर केंद्र से इस विषय पे वार्ता करे कि हम राज्य में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अगर कोयला खनन का कार्य करते हैं तो इससे क्या होगा? जो पूंजी है वो पूंजी का विकेंद्रीकरण होगा, आम व्यक्ति को आर्थिक उन्नति का अवसर मिलेगा। लेकिन हमारे राज्य में क्या होता है महोदय, सभापति महोदय, आज बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको हमने कोयला खनन का कार्य दिया है, अगर रैयत वहां धरना भी देता है, रैयत अगर वहां प्रदर्शन भी करना चाहता है तो उन कंपनियों के डर से वो कहती भाई अगर फलाने कंपनी के सामने धरना करोगे तो हम अलाउड नहीं करेंगे। उनका डर क्या है? उनका डर है कि वो कंपनी लाखों करोड़ों का टर्नओवर करती है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इस राज्य को खासकर खनन के विषय में विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब बात करना चाहूंगा मद निषेध की।
चूंकि इसका बजट, इस बार का जो बजट है वो हमने आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हमने उनके नाम से और उनकी यादों में इस बजट का घोषणा किया है, जिसका नाम है अबुआ दिसोम बजट। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जानकारी होनी चाहिए, दिसम गुरु शिबू सोरेन और उनके पुराने साथी और झारखंड के आंदोलन के सबसे बड़े वीर शहीद निर्मल महतो दोनों ही शराब के विरोधी थे। अपने पूरे जीवन काल में दोनों ने शराब का सेवन नहीं किया। तो मैं चाहता हूं, अगर सही में, क्योंकि इसी हाल ही फिलहाल गुरुजी का निधन हुआ है, अगर गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो मेरा मानना है बिहार और गुजरात के तर्ज पर झारखंड राज्य को भी मद निषेध कानूनों की तरफ बढ़ना चाहिए, शराबबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। चूंकि मैंने 2 दिन पहले ही मैं एक सवाल लाया था जिसमें बहस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया आंकड़ों के साथ कि प्रतिदिन 10 से 12 नौजवान जिनकी उम्र 18 से 25 साल के आसपास होती है, रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु का कारण होता है शराब। इसलिए मैं मानता हूं मेरे इस बहस के बाद शायद मेरे ही वोटर हमसे नाराज हो जाएंगे, क्या यह विधायक जगलावर वोट वाली हो। मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है, मुझे चिंता उनकी भविष्य की है। जब 18 साल का नौजवान मर जाता है, घर का इकलौता बेटा होता है, कई मामले तो ऐसे आए हैं कि 4 महीना पहले शादी हुआ था, कई मामले तो ऐसे आए हैं कि 1 सप्ताह पहले बच्चे का जन्म हुआ था, आज वो मर चुका है, तो दिल को झकझोर देता है। इसलिए मुझे अपने वोट की परवाह नहीं है। शराब पीने वाले मुझे अगर वोट ना दे मेरे इस बयान के बाद, मुझे उस बात का दुख नहीं है, लेकिन 18 से 25 साल के नौजवान जो प्रत्येक दिन 10 से 12 की संख्या में मारे जा रहे हैं और उसमें मुख्य कारण शराब होता है। इसलिए मैं चाहता हूं गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि, मद निषेध कानून लाकर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आगे ऊर्जा पे बात करना चाहता हूं। ऊर्जा, सभापति महोदय, ऊर्जा जिससे विधानसभा संचालित हो रही है, ऊर्जा जिससे हमारा सेलफोन, सभापति महोदय, ऊर्जा जिससे विधानसभा संचालित हो रही है, ऊर्जा जिससे हमारा सेलफोन संचालित होता है, ऊर्जा के बिना, बिजली के बिना आज कोई भी कार्य हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। महोदय, इस राज्य में बिजली उत्पादन की बात करें तो पीटीपीएस पतरातू, बीटीपीएस, सीटीपीएस बोकारो, टीटीपीएस बोकारो, केटीपीएस कोडरमा, एमपीएल धनबाद, कई ऐसी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जहां बिजली का उत्पादन होता है। गोड्डा में तो अडानी प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन का कार्य कर रही है, लेकिन वहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, गोड्डा में जो बिजली उत्पादन का काम हो रहा है उसका कोयला झारखंड से नहीं जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, उसका कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। एक लॉजिक को समझिएगा थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है गोड्डा और बिजली बन के जाती है बांग्लादेश। अगर हम किलोमीटर की दूरी नापें तो गोड्डा से अगर ढाका की बात करें तो लगभग 500 किलोमीटर है और गोड्डा से अगर बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर है। यानी ऑस्ट्रेलिया से अगर कोयला लाना है तो सबसे पहले वो बांग्लादेश पहुंचेगा, लेकिन वो झारखंड लेकर आते हैं, गोड्डा लेकर आते हैं। क्यों मालूम है ना? उनको मालूम है झारखंड की सरकार जो है यहाँ के रैयतों के प्रति सजग नहीं है, यहाँ के लोगों को लाठी डंडे मारकर उनकी जमीनों को ले सकते हैं। नहीं तो क्या कारण है? लॉजिक को समझिए। अगर उनको बिजली बांग्लादेश को ही देना था, कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेना था, तो झारखंड का क्या काम? मेरे आंगन है में तुम्हारा क्या काम भाई? अगर बिजली बांग्लादेश को देना था, कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेना था, तो झारखंड का क्या काम है? क्या रोल है झारखंड का? 100% बिजली बांग्लादेश को जाती है। यह चिंता का विषय है। ये उस कहावत को चरितार्थ कर रही है कि दीपक तले अंधेरा। आज झारखंड बिजली अन्य राज्यों को देता है, लेकिन हमारा राज्य अंधेरे में रहता है। यह सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। अंत में मैं पेयजल विभाग, चूंकि महत्वपूर्ण विभाग है, इस पर बात करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों ने चिंता भी जताई है। चापाकल, पहले चापाकल की बात की सभापति महोदय, मैं बिल्कुल सरकार से आग्रह करूंगा प्रत्येक पंचायत को इस वित्तीय वर्ष में 10-10 चापाकल उपलब्ध कराया जाए। महोदय, अगर पेयजल की बात करें तो झारखंड में लगभग 32,600 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी पहुंचा है वो मात्र 6,963 गांवों में ही पहुंचा है। इसका अर्थ है 21%, यानी 79% गांव आज भी पाइपलाइन के पानी से वंचित है। हमारी गिरिडीह में ही पिछले दिन हमने पढ़ा था कि अखबार में कि शायद 1300 करोड़ से काम करना था, लेकिन 13 घरों को पानी नहीं मिला। निसंदेह मैं जब भी इस विषय पे बहस सुनता हूं, मंत्री जी
एक ही बात कहते हैं, केंद्र का अंश नहीं मिला, केंद्र का अंश नहीं मिला, केंद्र का अंश नहीं मिला। तो मैं आज राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि केंद्र ने 191 मदों में कितना पैसा दिया है, वो पैसा कहां खर्च हुआ है, और पैसा जो नहीं खर्च हुआ है वो किन कारणों से खर्च नहीं हुआ है। 191 मदों को केंद्र का जो पैसा आया था इससे पहले, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज हमारा पेयजल विभाग का बजट है 5194 करोड़ रुपए का, लेकिन आज लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत में पैकेज्ड पानी का बाजार लगभग 40,000 करोड़ का हो चुका है। महोदय, मैं मानता हूं कि पानी मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार से कम भी नहीं है। यानी जो कर्म सरकार को करना चाहिए था, आज पानी का भी निजी बाजार एक बहुत बड़ा और विशाल रूप धारण कर रहा है। महोदय, इस बात को लेकर राज्य सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। मैं आसन से ये मांग करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, अभी गर्मी का समय आने वाला है। जैसे ही हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे, गर्मी से हमारा सामना होगा, और जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारी जनता है वो पानी की समस्या को लेकर हमसे बात करेगी। इसलिए आसन के माध्यम से मैं स्पष्ट शब्दों में विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में पानी की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करने की दिशा में कार्य किया जाए। अंत में अध्यक्ष महोदय, खनन, एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा उदाहरण छूटा था। यूरेनियम खनन जादूगोड़ा, मान्यवर, ये कैसा परिस्थिति है कि वहां जादूगोड़ा की परिस्थिति क्या है? लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार 47% महिलाएं मां नहीं बन पा रही हैं। लगभग 30 से 35% महिलाएं जो अगर बच्चों को जन्म भी दे रही हैं तो मृत जन्म ले रहे हैं। एक बहन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, उसके 6 बच्चे मृत पैदा हुए। मैं मानता हूं यूरेनियम देश की शक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या वो मानवीय मूल्यों से ऊपर है? तो क्या इतने वर्षों से यूरेनियम खनन का कार्य जादूगोड़ा में हो रहा है, क्या उस गांव को हम वहां से विस्थापित नहीं कर सकते हैं? क्या उस गांव को दूसरे जगह पर बाकी मूलभूत सुविधाओं के साथ नहीं बसा सकते हैं? तो अध्यक्ष सभापति महोदय, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ये बता रही है कि हम जनता की समस्याओं को लेकर कितने सजग हैं, कितने चिंतित हैं, जो कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य का विषय है। आपका समय हो गया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति।